फंक्शन ऑफ ग्लूकागान, जो लिख रहे हैं पहले उसे लिख डालिए। अगर हम ग्लूकागान के फंक्शन की बात करें तो सिर्फ 3 काम करेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल है और ये कोई पर्टिकुलर सेल है, तो अगर सेल से ये कहा जाए कि आप ब्लड से ग्लूकोज ना लीजिए, तो अगर ब्लड से ग्लूकोज नहीं लेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, तो इनहिबिट करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। एक काम और किया जाए, सेल के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के क्या बना दिया जाए, ग्लूकोज बना दिया जाए, और इस ग्लूकोज को कहां डाल दिया जाए, ब्लड में डाल दिया जाए, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। सेल के अंदर प्रोटीन और फैट से क्या बना दिया जाए, ग्लूकोज बना दिया जाए, और उसको भी कहां डाल दिया जाए, ब्लड में डाल दिया जाए, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो ग्लूकोज बढ़ाने के कुल 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि ग्लाइकोजन से क्या बना लो, ग्लूकोज बना के ब्लड में छोड़ दो, बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनाओ, ब्लड में डालो, बढ़ जाएगा। और सेल से कहो कि ब्लड से ग्लूकोज ना ले, तो जब नहीं लेगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। लिख डालिए। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो जरा इंसुलिन के काम करने का तरीका देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल है और ये मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल है, तो काम देखो कैसे होता है। और इसी पर्टिकुलर सेल के अंदर ग्लूकोज है, यदि चाहते हो कि ब्लड में ग्लूकोज घटे तो सबसे पहला काम है ग्लूकोज को कहां पहुंचा दो, सेल के अंदर पहुंचा दो। तो इंसुलिन का पहला काम है प्रमोट करेगा किसी सेल को कि आप ब्लड से ज्यादा ग्लूकोज लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, तो धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज क्या करेगा, घटेगा। ये काम सेल क्या इस्तेमाल करेगी, सेल इसको इस्तेमाल करके बना देगी ग्लाइकोजन। तो अगर ग्लाइकोजन बनेगा तो स्टोर भी हो जाएगा। तो इंसुलिन 2 मेन काम करवाएगी।
सेल से कहेगी कि आप ढेर सारा ग्लूकोज ब्लड से ले लीजिए और उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दीजिए। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन होता है उसको कहते क्या है, तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस। तो इंसुलिन के फंक्शन की बात करें तो ये घटा देगा, लिखते चलिए, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। और ब्लड ग्लूकोज अगर घटता है तो उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। कैसे घटा देंगे, तो घटाने के दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका है प्रमोट करेंगे सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, सेल अच्छे से ले और क्या करे, यूटिलाइज करे। इसी नाते ग्लूकोज तेजी से मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू, किस सेल पे जाएगा, तो कल बताए थे हिपैटोसाइट एंड क्या, एडिपोसाइट। अच्छा, तीसरा जो फंक्शन है स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये क्या है, ये है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। इसका और इसका दोनों का असर ये होगा कि ब्लड में ग्लूकोज घटेगा, तो हम कहेंगे क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। तो एक तरफ हार्मोन है ग्लूकागान जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने में लगा है, और एक तरफ है हार्मोन इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज घटाने में लगा है। अंततः दोनों किस में लगे हैं, अंततः लगे हैं ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में। और मेंटेन करने में क्या कहते हैं, ग्लूकोज होमियोस्टैसिस। इससे पहले लेक्चर में बताए थे। तो वैसे तो एक दूसरे के पक्के क्या हैं, विरोधी, और विरोधी कहते क्या है, एंटागोनिस्टिक। इंसुलिन एंड ग्लूकागान अब सही है, क्या है, एंटागोनिस्टिक। एंड डायबिटीज मेलिटस। दोनों लिख लो, दोनों में अंतर एक साथ बता देते हैं। डायबिटिक इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस। ध्यान से सुनिएगा, ये बीमारी कल पढ़े थे, ये आज पढ़नी है। अंतर समझ लीजिए, दोनों के नाम में डायबिटीज है, बस एक में इंसिपिडस है और एक में मेलिटस है। ध्यान से सुनिएगा, ये बीमारी किसकी कमी से होती है, तो ये है लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच। और ये बीमारी किसकी कमी से है, लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो अंतर मिल गया, ये एडीएच की कमी से होती है और ये
इंसुलिन की कमी से होती है, ठीक है। और इंसुलिन कहां से निकलता है? बीटा सेल से। इसका मतलब ये हुआ है कि डिफेक्ट हो गया है किसमें? बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। लिख लो। अच्छा, दोनों में समानता क्या है? तो चाहे ये बीमारी हो और चाहे ये बीमारी हो, दोनों की खास बात है डाइल्यूट यूरिन। दोनों में क्या होता है? डाइयूरेसिस होती है, दोनों में यूरिन डाइल्यूट होती है। बस यहाँ यूरिन में ग्लूकोज होता है और यहाँ ग्लूकोज में नहीं होता है, तो डाइल्यूट यूरिन विद ग्लूकोज और डाइल्यूट यूरिन विदाउट ग्लूकोज। अब हमको डायबिटिक मेलिटस के बारे में 3-4 क्वेश्चन और पढ़ लेने हैं। सुन लीजिए, फिर लिख लेते हैं। ये बताओ कि डायबिटीज मेलिटस अगर किसी व्यक्ति को है तो क्या क्या उसके शरीर में होगा? तो इंसुलिन की है कमी, और इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज घटाना। तो ब्लड में ग्लूकोज घटेगा नहीं, क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ब्लड शुगर हाई हो जाएगा, और जैसे शुगर हाई होगा ये यूरिन में क्या होगा? पास होगा। तो ग्लूकोज कहाँ पास होगा? यूरिन में पास होगा। इसके साथ एक और समस्या आएगी, हार्मफुल बॉडी, नाम क्या है? कीटोन बॉडी बनने लगेगी। तो ब्लड में कीटोन बॉडी बढ़ेंगी, और कीटोन बॉडी बढ़ेंगी तो कीटोन बॉडी भी तो यूरिन में जाएंगी। जब कीटोन बॉडी यूरिन में जाती है तो कहते क्या है? तो कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो लिख दिए क्या क्या हुआ। तो सबसे पहली समस्या क्या होगी? यहां होगा प्रोलांग हाइपरग्लाइसीमिया, या क्या कहोगे? ब्लड शुगर हाई होगा। दूसरा, ग्लूकोज पास इन यूरिन, और कहोगे क्या? ग्लाइकोसूरिया। हार्मफुल कीटोन बॉडी बनेगी, और कीटोन बॉडी पास कहां होंगी? ये भी यूरिन में पास होंगी। कहोगे क्या? कीटोन्यूरिया। कोई बताएगा कीटोन बॉडी बनेंगी क्यों? तो देखिए, होता क्या है कि ब्लड में तो ग्लूकोज है लेकिन सेल को नहीं मिलेगा। अब जब सेल को मिलेगा नहीं तो सेल जीवित तो रहेगी, तो फैट का ब्रेक डाउन करेगी, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करेगी। तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? कीटोन बॉडी। बाई फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। एक और खास बात है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। इस व्यक्ति की खास बात यह कि इसको भूख ज्यादा लगती है, इसको प्यास भी ज्यादा लगती है, और यूरिन भी ज्यादा पास होती है। तो एक्सेस हंगर, भूख, एक्सेस थ्रस्ट,
और एक्सेस यूरिन। भूख भी ज्यादा लगेगी, प्यास भी ज्यादा लगेगी और यूरिन भी ज्यादा क्या होगी, पास होगी। इलाज बताओ क्या है बस। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन थेरेपी है। अब सवाल ये है कि इस साल या पिछले साल क्वेश्चन आया है कि इंसुलिन लेंगे कैसे या मरीज को देंगे कैसे। तो इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, गोली नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इंसुलिन कैसे देंगे? इंजेक्शन देंगे। कैसे नहीं देंगे? ओरली नहीं देंगे। क्यों आओगे? इंसुलिन क्या कर जाएगी, डाइजेस्ट कर जाएगी। चलिए, पैंक्रियाज क्या है? तो कहोगे कंपोजिट ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि दोनों हिस्से हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। जबकि एंडोक्राइन पैंक्रियाज में क्या पाए जाएंगे? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, किनकी संख्या 1 से 2 मिलियन होगी इन नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज, और ये 1 से 2% भी होगा। 2 मेन हार्मोन है, तो लिखा है 2 मेन हार्मोन है, इसका मतलब हार्मोन और है। कहां से निकलेंगे? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। एक सेल कौन सी है? अल्फा। एक सेल कौन सी? बीटा। अल्फा से निकलेगा ग्लूकागान और बीटा से निकलेगा इंसुलिन। खत्म। क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। नॉर्मल बनाने में इसका रोल है। कैसे? तो भाई अगर ग्लूकोज कम है तो बढ़ा के क्या करेगा? नॉर्मल कर देगा। ग्लूकोज मुख्य रूप से कहाँ काम करेगा? ग्लूकागान तो आंसर देंगे लिवर सेल या हेपेटो। और उससे कहेगा क्या? तो उससे पहला काम कहेगा ग्लाइकोजेनेसिस करो, ग्लाइकोजन को तोड़ो, ग्लूकोज बनाओ। जिससे क्या बढ़ जाएगा? ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। हम कहेंगे क्या? हाइपरग्लाइसीमिया। यही हार्मोन स्टिमुलेट करे ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ये कहेगा कि प्रोटीन और फैट से क्या बनाओ? ग्लूकोज बनाओ। तो फिर से क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकागान कहेगा घटा दो, क्या? सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। सेल ग्लूकोज ना ले, कम ले, तो इससे क्या है? बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो फिर से क्या कहोगे? हाइपरग्लाइसेमिक। इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है। इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज। ये देखो शब्द मिल गया काम का, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। इंसुलिन मुख्य रूप से कहाँ काम करेगा? तो हिपैटोसाइट के अलावा कहाँ काम करेगा? एडिपोसाइट। ये किसकी सेल है? एडिपोस टिश्यू की। और ये कहेगा क्या? तो इन सेल से कहेगा, इन सेल से कहेगा बढ़ा लीजिए, क्या? सेलुलर ग्लूकोज, क्या? अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो सेल तेजी से ग्लूकोज लेंगी। एज ए रिजल्ट रैपिड मूवमेंट होगा किसका? ग्लूकोज का। कहां से? ब्लड से कहां जाएगा? हिपैटोसाइट। और कहां? एडिपोसाइट। रिजल्ट में क्या होगा? तो रिजल्ट में यही होगा, घट जाएगा ब्लड ग्लूकोज और कहोगे क्या? हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा कन्वर्जन किसका? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, और कहेंगे क्या? ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल। ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन ब्लड दस मेंटेन। ये क्या लिखा है? मिल के मेंटेन करेंगे। कौन? इंसुलिन और ग्लूकागान। किसी व्यक्ति में बहुत दिनों तक क्या रहे? ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहे, तो उसी को कहते हैं प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया।
इससे बीमारी कौन सी होगी? डायबिटीज मेलिटस, जो कि एसोसिएटेड है क्या? लॉस ऑफ ग्लूकोज में यूरिन, और बनेंगे हार्मफुल कंपाउंड, नाम क्या? कीटोन बॉडी। इसको ट्रीट कैसे करेंगे? आंसर देंगे इंसुलिन थेरेपी। हेडिंग डाले टेस्टिस। इसमें हम डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम बना लीजिए, एक फ्लो चार्ट रहेगा वो भी लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। शुरू किया जाए। टेस्टिस, वैसे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग डिटेल में टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ जो लिखा वही देख लेते हैं। पहला सवाल है कि वन पेयर टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डामेन, एब्डामेन के बाहर पाए जाते हैं और एक पाउच में पाए जाते हैं। इसी पाउच का नाम स्क्रोटम। आउटसाइड एब्डामेन क्यों है, ये हम लोग रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। वापस टेस्टिस के स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट यहाँ हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे। और टेस्टिस के दो काम होते हैं। टेस्टिस का जो प्राइमरी फंक्शन है, मेन काम है, वो सेक्स आर्गन की तरीके से काम करना है। तो ये प्राइमरी सेक्स आर्गन की तरीके से काम करेगा। ऐसा कोई भी आर्गन जहां गैमीट बनता है वो प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है, और जहां गैमीट स्टोर होते हैं, मैच्योर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको सेकेंडरी सेक्स आर्गन या एसेसरी सेक्स आर्गन कहते हैं। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स आर्गन का काम करता है और यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। तो यहाँ से हार्मोन निकलेंगे, यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, और जो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है उसका नाम एंड्रोजन। इसमें कई हार्मोन होते हैं और इसमें मेन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। स्ट्रक्चर वाइज अंदर से देखेंगे तो किसी भी टेस्टिस में ये हिस्सा तो टेस्टिस है, ये हिस्सा तो टेस्टिस है, लेकिन जो ये हिस्सा है ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस टेस्टिस का पार्ट नहीं, लेकिन डायग्राम में साथ में बना है केवल। कहने का मतलब इतना जो हिस्सा है यही टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, ढेर सारी मिलती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसमें मिलता है स्ट्रोमल टिश्यू या इंटरस्टिशियल टिश्यू। और इन्हीं इंटरस्टिशियल टिश्यू पर ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल मिलती हैं। ये ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल का नाम इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल। कहाँ पाई जाती हैं? तो कहोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाई जाती हैं। इसी नाते एशियाटी में ये शब्द लिखा है, इंटर ट्यूब्यूलर स्पेस में पाई जाती हैं। और यहाँ से निकलता है ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसका नाम एंड्रोजन। और मेन हार्मोन कौन सा है? तो आंसर देंगे क्या? टेस्टोस्टेरोन। तो ये तो स्ट्रक्चर वाइज है, फंक्शन की तो कोई बात ही नहीं हुई है। किसी भी मेल में वन पेयर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमेन इन ए पाउच, नाम स्क्रोटम। टेस्टिस के डुअल फंक्शन है, एक काम है प्राइमरी सेक्स आर्गन का काम करना और स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और दूसरा काम है एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करना और हार्मोन निकालना। हार्मोन जो निकलेगा उसका नाम एंड्रोजन। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, इसमें मेन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। अंदर जाकर के देखेंगे तो टेस्टिस के अंदर ढेर सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और पाई जाती है स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू में पाई जाती है ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल, नाम क्या? इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल। और काम क्या? तो काम पहले से ही पता है, निकालेंगे हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। अब हमको रियल में पढ़ना ये है, फंक्शन ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो साइड हेडिंग डालिए, फंक्शन ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। फंक्शन ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। जरा सुन लीजिए फिर लिखते हैं। किसी भी मेल इंडिविजुअल में तीन चीजें आपको याद रखनी है।
एक ऐसा आर्गन जहां स्पर्म बनता है उसको प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हैं। एक ऐसा आर्गन जहां स्पर्म स्टोर होते हैं, स्पर्म मैच्योर होते हैं या स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्स आर्गन या एसेसरी सेक्स आर्गन भी कहते हैं। लेकिन कुछ और भी चेंजेस होते हैं। मेल में प्यूबर्टी की एज पर कुछ बदलाव आते हैं जिनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे कौन कौन से बदलाव आते हैं? तो मेल में कई बदलाव होते हैं। जैसे मेल में मसल की ग्रोथ होती है, 12-13 साल के जो मसल की ग्रोथ होती है, तो मस्कुलर ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर अपीयर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है? तो और भी, जैसे आवाज क्या होती है, थोड़ी सी भारी हो जाती है, इसको लो पिच वॉइस कहते हैं। और थोड़ा व्यवहार भी बदल जाता है, उसको एग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं। तो इतने सारे जो चेंज आए हैं इन सब को कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और इन सब के पीछे एक ही वजह है और उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। एक और, टेस्टोस्टेरोन का हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या लिम्बिक सिस्टम पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लिम्बिक सिस्टम हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, तो ये मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को भी प्रभावित करता है और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को लिबिडो कहते हैं। तो पांचवा फंक्शन आखिरी है, ये कुछ न कुछ बनवाता है हमारे शरीर में। जब कुछ बनता है तो उसको एनाबोलिज्म कहते हैं और जब टूटता है तो कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो इसका एनाबोलिक इफेक्ट है बनवाने पर दो चीजों पर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्यूबर्टी की एज पर ज्यादा बनेंगे। किसमें? मेल में। अभी फीमेल का पढ़ेंगे, फीमेल की भी प्यूबर्टी आएगी। फीमेल में फैट की सिंथेसिस ज्यादा होती है, तो प्यूबर्टी की एज पर मेल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा और उसी प्यूबर्टी की एज पर फीमेल में फैट ज्यादा बनेगा। एक लाइन समरी में लिखी, वो भी सुन लेते हैं। इसका आरबीसी के प्रोडक्शन में भी रोल है। तो अगर हम फंक्शन गिने तो कुल 6 फंक्शन है। पहला, ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब टेस्टिस के फंक्शन को ही स्टिमुलेट करेगा। ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स आर्गन। अब सेकेंडरी हैं कौन? तो टेस्टिस को छोड़ के जितने हैं, जैसे एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है या यूरिथ्रा है। टेस्टिस को छोड़ के रिप्रोडक्टिव में जितने आर्गन हैं वो सब एसेसरी सेक्स आर्गन हैं। ये सारे आर्गन किसी मेल बच्चे का जब जन्म होता है तो टेस्टिस भी होता है, बाकी सारे आर्गन भी होते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता है। जब प्यूबर्टी की एज आती है तभी टेस्टिस काम करना शुरू करता है और तभी बाकी सारे आर्गन भी काम करना शुरू करते हैं। तो उस प्यूबर्टी की एज पर सेमिनल वेसिकल काम करे, प्रोस्टेट ग्लैंड काम करे, इसके अलावा एपिडिडाइमिस काम करे, इन सब का काम कौन करवाएगा? तो आंसर क्या देंगे? यही टेस्टोस्टेरोन। तो प्यूबर्टी की एज पर जो जो घटनाएं मेल में होने वाली हैं उन सब के पीछे कौन है? यही टेस्टोस्टेरोन है। हम क्रम में लिखेंगे, आप भी लिख लीजिए। पहला, स्टिमुलेट, चिंता करें, स्पर्मेटोजेनेसिस एट टेस्टिस। दूसरा, स्टिमुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग। डेवलपमेंट भी कराएंगे, मैच्योरेशन भी कराएंगे, फंक्शन भी कराएंगे। किसका? तो कहोगे मेल एसेसरी सेक्स आर्गन। और मेल एसेसरी सेक्स आर्गन हैं कौन से? तो कहोगे एपिडिडाइमिस,
किसी मेल बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसके शरीर में टेस्टिस भी है, एपिडिडाइमिस भी है, वास डिफरेंस सब स्ट्रक्चर हैं, बस काम कोई नहीं कर रहा है। तो उनको तो काम करवाएगा कौन? तो आंसर क्या देंगे? यही टेस्टोस्टेरोन। एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, इवन यूरिथ्रा है। तीसरा स्टिमुलेट करेंगे appearance of secondary sexual character कब? at puberty। और प्यूबर्टी करवाएंगे बेटा क्या क्या? तो प्यूबर्टी पर कई काम करवाएंगे, जैसे मस्कुलर ग्रोथ, एक काम कराएंगे। इसके अलावा एपियरेंस, 3 फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर और एक्जिलरी हेयर। अच्छा, और क्या कराएंगे? लो पिच वॉइस, हैप्पी वॉइस होती है, एग्रेसिवनेस, थोड़ा गुस्सा, स्टिमुलेट करेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या लिम्बिक सिस्टम को। काहे के लिए? मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको लिबिडो कहते हैं। और क्या करेंगे? एनाबोलिक इफेक्ट कहां? ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लो पिच वॉइस का मतलब हैवी वॉइस। मेल में यहां एक उभार है जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। मेल में बहुत प्रोमिनेंट होता है, फीमेल में उतना प्रोमिनेंट नहीं है। मेल में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, और ये वास्तव में इसी टेस्टोस्टेरोन का ही असर है, और इसी से आवाज बदल जाती है। प्रोमिनेंट एडम्स एप्पल। एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में समरी में आरबीसी प्रोडक्शन, टेस्टिस कितनी? 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट इन
स्क्रॉटल साइट कहाँ, आउटसाइड एब्डामेन। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, तो डुअल फंक्शन है तो ये प्राइमरी क्या है, सेक्स ऑर्गन है, लेकिन साथ में क्या है, एंडोक्राइन भी है। टेस्टिस में पाए जाएंगे ढेर सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और क्या पाया जाएगा, स्ट्रोमल टिश्यू या इसी का नाम इंटरस्टिशियल टिश्यू। और लिटिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहाँ प्रेजेंट है, तो ये देखो लिखा है इंटरट्यूब्यूलर स्पेस। वहां से निकलेंगे ग्रुप ऑफ हार्मोन, नाम एंड्रोजन, और उस ग्रुप में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, एक नाम कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ये है फंक्शन। एंड्रोजन को चाहे टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करेगा, डेवलपमेंट कराएगा, मैच्योरेशन कराएगा, फंक्शन कराएगा, किसका, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। और है कौन से, तो एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, ईटीसी लिखा है, ठीक। यही हार्मोन स्टिमुलेट करेगा क्या, मस्कुलर ग्रोथ, यही कराएगा ग्रोथ, फेशियल, एक्सिलरी और प्यूबिक, यही कराएगा एग्रेसिवनेस, यही कराएगा लो पिच वॉइस, ईटीसी लिखा हुआ है। एंड्रोजन का मेजर रोल क्या है, तो मेजर रोल इनका यही है, स्टिमुलेटरी रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन। एंड्रोजन हमारे सीएनएस को भी स्टिमुलेट करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा किसको, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको कहते क्या है, लिबिडो। हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, कैसा इफेक्ट, एनाबोलिक। और एनाबोलिक का मतलब बनाना, बनाओगे क्या, तो प्रोटीन बनाओगे और कार्बोहाइड्रेट। अभी फैट बनाएंगे किसमें, फीमेल में। तो प्यूबर्टी की एज पर मेल में प्रोटीन ज्यादा बनती है और फीमेल में फैट ज्यादा बनती है। हेडिंग डालें ओवरी और डायग्राम बना लीजिए। ओवरी, जैसी स्थिति टेस्टिस की है वैसी ही स्थिति ओवरी की भी है। बस फर्क यह है कि वन पेयर टेस्टिस थे, यहाँ वन पेयर ओवरी हैं। वो आउटसाइड एब्डामेन थे, ये इनसाइड एब्डामेन है। एब्डामेन के अंदर है और यूट्रस के अगल बगल है, एट द साइड ऑफ यूट्रस। तो मान लेते हैं ये यूट्रस है, उसके बगल में ये एक ओवरी, उसके बगल में ये दूसरी ओवरी, ठीक है। ओवरी और टेस्टिस दोनों का डुअल फंक्शन है। डुअल का मतलब दो काम करेंगे, तो ये भी दो काम करेंगे। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो oogenesis करेगी, और oogenesis का क्या है, oogenesis का रिजल्ट है ओवम फॉर्मेशन। तो यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है वन ओवम एवरी मंथ, हर महीने एक ओवम बनाएंगे। तो 12 महीने में कितने ओवम बनाएंगे, 12 ओवम बनाएंगे। जब 12 ओवम बनाने होंगे तो 6 बनाएंगे राइट ओवरी से और 6 बनाएंगे लेफ्ट ओवरी से। तो 12 होंगे कुछ इस प्रकार से, 6 प्लस 6 होंगे। तो एक बार राइट ओवरी, एक बार लेफ्ट ओवरी, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। तो 6 उधर से और 6 उधर से। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन निकलेगी। हार्मोन यहाँ 2 निकलते हैं और सारे के सारे हार्मोन स्टीरॉयड होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन है, एक का नाम एस्ट्रोजन, एक का नाम प्रोजेस्टेरॉन। पहले से ही पता है एस्ट्रोजन निकलता है कहाँ से, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल या फॉलिकल से निकलता है। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, कार्पस लूटियम। इधर देखो, किसी भी ओवरी को अगर ध्यान से देखेंगे तो ओवरी में बाहर बाहर ओवेरियन इथीलियम मिलेगी, अंदर अंदर स्ट्रोमा मिलेगा। और स्ट्रोमा में ढेर सारे क्या होंगे, ओवेरियन फॉलिकल। किसी एक ओवरी में लगभग 60 से 80 हजार ओवेरियन फॉलिकल प्यूबर्टी पर होते हैं। जन्म पर तो 2 मिलियन होते हैं, बाद में बहुत सारे डिजनरेट हो जाते हैं। तो किसी फीमेल की 12-13 साल की एज है, उसी ओवरी में लगभग 60,000 से 80,000 क्या मिलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल मिलेंगे। और हर महीना एक प्राइमरी फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल ग्रो करके क्या बना लेगा, ग्रिफियन फॉलिकल। और ये किसके कहने पे काम करेंगे, FSH। और जैसे जैसे ये बड़ा होता है वैसे वैसे इससे क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा।
फिर क्या होगा, ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, प्रोसेस का नाम ओवुलेशन होगा। और ये कौन कराएगा, एलएच कराएगा। लेकिन इसके जो टुकड़े बच जाएंगे वो एलएच का ही कहने में क्या बना लेंगे, कार्पस लूटियम, और वहां से क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये तो मैकेनिज्म हो गए निकलने के। अब हमको 2-3 बातें पढ़नी है एस्ट्रोजन के फंक्शन की और 2-3 बातें प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन की। तो साइड हेडिंग डालें, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। पहले एस्ट्रोजन पढ़ेंगे फिर प्रोजेस्टेरॉन पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। सुन लीजिए फिर लिखिएगा। किसी फीमेल की जब जन्म होता है तो उसके पास ओवरी है, उसके अंदर स्ट्रक्चर यूट्रस भी है, सर्विक्स भी है, वेजाइना भी है, फैलोपियन ट्यूब भी है, सारे स्ट्रक्चर हैं। लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। फिर जन्म हो जाएगा, जन्म के बाद एज बढ़ना शुरू करेगी। 12-13 साल की एज हुई तो 12-13 साल की एज में पहली बार GnRH निकला, तो पहली बार FSH-LH निकला, तो पहली बार ओवरी ने काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो एस्ट्रोजन भी निकला, प्रोजेस्टेरॉन भी निकला, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो काम देखो क्या करेंगे। एस्ट्रोजन निकल के सबसे पहला काम ये करेगा कि जो ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स से निकलेगा जब, तो ओवरी में oogenesis की प्रोसेस को और स्टिमुलेट करेगा। वैसे तो FSH का काम था, लेकिन ये oogenesis की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, मतलब ओवरी के फंक्शन को बढ़ावा देगा। लेकिन ओवरी बनने के बाद ओवरी से ओवा निकल के जाएगा कहाँ, तो उसको निकल के जाना है फैलोपियन ट्यूब में, और फिर उसको जाना है यूट्रस में। वहां हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो तो प्रेगनेंसी हो। तो इन सारी चीजों के लिए तैयारी भी करनी है। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि एस्ट्रोजन हार्मोन निकल के ओवरी पर oogenesis की प्रोसेस को बढ़ावा देगा, पहला काम। निकल के ओवरी को छोड़ के जितने स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर कौन से हैं, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, फैलोपियन ट्यूब है, इन सब का फंक्शनिंग बढ़ा देगा। और ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, हमने आपको समझा रखा है। जहां गैमीट बने वो प्राइमरी ऑर्गन, और जहां ट्रांसपोर्ट हो, मैच्योर हो, वो सेकेंडरी ऑर्गन। तो एस्ट्रोजन का जो दूसरा काम है वो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, उनका फंक्शनिंग स्टिमुलेट करना, मतलब यूट्रस को डेवलप कराना, फैलोपियन ट्यूब को डेवलप कराना, ये सब होगा। प्यूबर्टी की एज पर एस्ट्रोजन हार्मोन तीसरा काम करेगा। फीमेल में कुछ चेंजेज आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड है। तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, पहला चेंज। दूसरा, सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसके अलावा प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर भी अपीयर हो जाएंगे। फीमेल की जो वॉइस है वो थोड़ी चेंज होती है, और ये हो जाती है हाई पिच वॉइस, इसको श्रिल वॉइस भी कहते हैं। तो हाई पिच वॉइस हो जाएगा। फीमेल का इतने सारे जो चेंज आए हैं, इन सब को कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये सब बदलाव होंगे। फीमेल का भी सेक्सुअल बिहेवियर होता है, तो उसको भी स्टिमुलेट करेंगे, वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का एनाबोलिक इफेक्ट है फैट पर, तो फैट की सिंथेसिस होगी, और ये फैट दो जगह डिपॉजिट होगी। एक तो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है, ब्रेस्ट में ज्यादातर फैट ही होती है, तो फैट वहां डिपॉजिट होगी, तभी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए फैट चाहिए, और हिप रीजन में भी फैट डिपॉजिट होगी। एक और चेंज आएगा। इतने सारे चेंज के साथ इन सबको कहेंगे क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर हो जाएंगे। तो मेल में और फीमेल में लगभग सेम है, बस मेल में जो काम कौन कराएगा, टेस्टोस्टेरोन कराएगा, वही काम फीमेल में कौन कराएगा, एस्ट्रोजन कराएगा। लिख लीजिए।
stimulate oogenesis, stimulate development and functioning of सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे कौन कौन से, तो कम से कम 3। यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स एंड वेजाइना, इन सब की फंक्शनिंग करवाएंगे। स्टिमुलेट a pair of secondary sexual character। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है क्योंकि मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है, और फीमेल में एस्ट्रोजन है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, एपियर होंगे, एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर। इसके अलावा हाई पिच वॉइस, इसी को स्लीप वॉइस कहते हैं। स्टिमुलेट करेगा फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, एनाबोलिक इफेक्ट कहां, फैट, तो फैट की सिंथेसिस होगी। इसी नाते फीमेल का वजन बढ़ने लगता है प्यूबर्टी की एज पर, क्योंकि फैट की सिंथेसिस ज्यादा होती है। एक और घटना होगी, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई और सिर्फ इसका काम नहीं है, इसमें कई और हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, एस्ट्रोजन का भी रोल है। यहां लिख लिया इतना, हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। फंक्शन ऑफ इधर देखो बेटा, जैसे मान लेते हैं कि ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। देखें, ओवरी से ओवा निकल के चला गया फैलोपियन ट्यूब में। किस दिन? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। 14वें दिन ओवा रिलीज होता है
14वें दिन से 21वें दिन तक इंतजार होता कि स्पर्म आकर के फर्टिलाइज कर सकता है। ये मान लेते हैं कि स्पर्म आकर के इसको फर्टिलाइज कर गया, तो अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो अगर जाइगोट बन गया तो जाइगोट यहां आएगा और इस जाइगोट को यूट्रस पर इम्प्लांट किया जाएगा और उससे स्टार्ट होगी प्रेगनेंसी। ध्यान से सुनेंगे, यहां से दो ऑप्शन हैं। हो सकता है कि जो ओवा निकला था वो फर्टिलाइज ना होता तो प्रेगनेंसी स्टार्ट ना होती, और दूसरा ऑप्शन है जो ओवा निकला है वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद जब जब ओवा यहां जाता है तब तब यहां क्या बन जाता है? तब यहां बन जाती है कार्पस लूटियम। क्या बन जाती है? और यहां से हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन को ये पता है कि जो ओवा निकल के गया है वो क्या बन सकता है? वो जाइगोट बन सकता है, तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो उससे पहले यूट्रस को भी तो तैयार करना चाहिए। तो ये जाएगा किस पे काम करेगा? यूट्रस पर, और यूट्रस को प्रिपेयर करेगा और उसको इस लायक बनाएगा कि यहाँ इम्प्लांटेशन हो सके और प्रेगनेंसी चल सके। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट द प्रेगनेंसी। सपोर्ट का मतलब क्या है? तो सपोर्ट का यही मतलब है ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है और उसको इस लायक बनाता है कि जो अभी जाइगोट आएगा या एम्ब्रायो आएगा उसका इम्प्लांटेशन भी तो करना है और प्रेगनेंसी भी तो चलानी है। तो प्रेगनेंसी पूरे टाइम चले, यूट्रस को उस लायक बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आंसर क्या देंगे? प्रोजेस्टेरॉन। एक बात, प्रेगनेंसी जब खत्म होगी तो बच्चे को मिल्क की आवश्यकता भी होगी, तो यही प्रोजेस्टेरॉन दौड़ के जाएगा मैमेरी ग्लैंड के पास और मैमेरी ग्लैंड में चेंज करवाएगा, वहां छोटी छोटी एल्वियोलाई बनवाएगा। ये वही जगह है जहां मिल्क स्टोर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो मिल्क बनता है वो निकलता नहीं है, वो वहीं स्टोर होता है। तो स्टोर करने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो उस जगह को कौन बनवाएगा? यही प्रोजेस्टेरॉन बनवाएगा। और मैमेरी ग्लैंड पर दो काम करना है, एक तो मैमेरी एल्वियोलाई बनवाएगा जहां मिल्क स्टोर होगा और मिल्क की सिंथेसिस भी करवाएगा। तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मेन रोल किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का है। क्या क्या करेगा? सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। इवन प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले यूट्रस को क्या करेगा? तैयार करेगा। प्रेगनेंसी के दौरान मैमेरी ग्लैंड में मैमेरी एल्वियोलाई बनवाएगा और एल्वियोलाई वो जगह जहां मिल्क स्टोर होगा, ये सारा काम यही कराएगा, मिल्क की सिंथेसिस कराएगा। लिखो, पहला काम सपोर्ट प्रेगनेंसी। सपोर्ट का मतलब क्या है? ये मेंटेन करेगा, यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। यूट्रस को मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी के लिए, यही सपोर्ट है। दूसरा, मैमेरी ग्लैंड पर काम करेगा और क्या कराएगा? फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। तो कुछ लोगों के मन में होगा एल्वियोलाई तो फेफड़े में पाई जाती है, कहाँ लंग्स तो कहाँ यूट्रस, कहाँ मैमेरी ग्लैंड है। तो एल्वियोलाई उस जगह को कहते हैं जहां सैक हो। तो एल्वियोलाई क्या है? तो सैक लाइक स्ट्रक्चर काहे के लिए? अच्छा, मैमेरी ग्लैंड पर ही क्या करवाएगा?
मिल्क की सिंथेसिस। ओवरी, फीमेल में एक जोड़ी क्या मिलेंगी? ओवरी। कहाँ मिलेंगे? एब्डामेन। ओवरी क्या है? तो अभी पहले बताया हूं क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन जो ओवम बनाएगा या गैमीट बनाएगा वो प्राइमरी। ये 1 ओवम बनाएंगे ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल या ईच मंथ। लेकिन ओवरी प्रोड्यूस करेगा 2 ग्रुप ऑफ क्या? स्टेरॉयड हार्मोन। बस नाम क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी में क्या मिलेगा? तो ढेर सारे ओवेरियन फॉलिकल और क्या? एस्ट्रोमल टिश्यू। एस्ट्रोजन की सिंथेसिस कहां से होगी? तो देखो लिखा है मेनली। एनसीईआरटी वाले फर्जी में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। मेनली क्यों लिखा है? इसका मतलब है एस्ट्रोजन का सोर्स कोई और भी है। एस्ट्रोजन कई जगह से निकलता है, मेनली कहां से निकलता है? तो मेनली बताओ। अगर इस मेनली को ओनली कर दें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कहां कहां से निकलता है एस्ट्रोजन? तो एस्ट्रोजन के कुल 3 सोर्स, ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है, कार्पस लूटियम से निकलता है, इवन प्लेसेंटा से भी निकलता है। तो 3 जगह से निकलता है। आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद क्या होगा? जो टुकड़े होंगे फॉलिकल के वो क्या बना लेंगे? कार्पस लूटियम। और वहां से फिर देखो लिखा है मेनली क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या ओनली प्रोजेस्टेरॉन निकलता है? नहीं, इसका मतलब कुछ और निकलता होगा क्या? तो भैया प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन भी निकलता है, रिलैक्सिन भी निकलता है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज एक्शन। सबसे पहले स्टिमुलेट करेगा और एक्टिविटी किसकी? तो कहोगे फीमेल सेकेंडरी सेक्स। किसको सेकेंडरी कहते हैं? गैमीट बनने के बाद गैमीट स्टोर, गैमीट मैच्योर, गैमीट ट्रांसपोर्ट में जितने ऑर्गन लगे होंगे वो सब कौन से होंगे? सेकेंडरी। डेवलपमेंट कराएगा किसका? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। निकलेगा भी वहीं से, उसी का डेवलपमेंट भी कराएगा, मतलब ओजेनेसिस करवाएगा। एपियरेंस कराएगा फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यहां लिखा है कैरेक्टर और यहां लिखा है ऑर्गन। तो सेकेंडरी कैरेक्टर भी होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन भी होते हैं। जैसे जैसे एनसीईआरटी को लिखा है हाई पिच वॉइस। और क्या कराएगा? मेमोरी ग्लैंड। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट क्या? फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करेगा क्या? प्रेगनेंसी। तो सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट का मतलब ऐसा थोड़ी कि यूट्रस को हाथ से रोके रहेंगे, सपोर्ट थोड़े करना है। सपोर्ट का मतलब है बहुत सारे काम। प्रेगनेंसी में जितने चेंजेस फीमेल में होते हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का है। सपोर्ट प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहां क्या होगा? स्टोर, और वहीं क्या बनवाएंगे? मिल्क। हेडिंग डालिए हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हार्ट का, किडनी का और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखिए हम लोगों की बॉडी में हार्मोन 2 जगह से निकलते हैं। एक तो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं,
जैसे पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, दुनिया भर की हैं। लेकिन कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो एंडोक्राइन नहीं है। लेकिन इनको भी शौक चढ़ा है हार्मोन प्रोड्यूस करने का। तो वो नॉन एंडोक्राइन हैं कौन से? तो यही हैं, हार्ट है, किडनी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इतना लिखो, एक एक करके पढ़ना है। 2 क्वेश्चन हार्ट में, 2 क्वेश्चन किडनी में। मेन यहां हमको पढ़ना है क्या? जीआईटी के हार्मोन। हार्मोन ऑफ हार्ट, हार्ट के बारे में सब पढ़ चुके हो। अगर आपको याद हो तो हार्ट की एट्रियम वाल से निकलता है पेप्टाइड हार्मोन, नाम है एएनएफ। ए से एट्रियल, एन से नाइट्रियूरेटिक और एफ से फैक्टर। ठीक, हम लोग जब किडनी पढ़ रहे थे तो इसको पढ़ ही चुके हैं, वही रिवाइज कर रहे हैं, लिखते चलो। ये बताओ एएनएफ कब निकलता है और क्या करता है? तो जब बीपी ज्यादा होता है तब एएनएफ निकलता है और निकल के बीपी घटाता है। कैसे? तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, डायलेट करता है, और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है या सप्रेस करता है। लिख लीजिए एएनएफ। सिक्रीट कब होता है? जब ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्या करता है? ये घटा देगा ब्लड के प्रेशर को। कैसे? बाई वैसो डायलेशन। इसका मतलब है ब्लड वेसल को डायलेट करता है और ये सप्रेस करता है किसको? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अगला हार्मोन ऑफ किडनी, वो भी पढ़ चुके हो सब। जब हम लोग स्किट्री पढ़ रहे थे किडनी के सारे हार्मोन पढ़ ही चुके हैं, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या? हार्मोन ऑफ किडनी। तो किडनी का पहले से ही पता है कि किडनी में पाया जाता है जेजी ए, और जेजी ए में पाई जाती है जेजी सेल,
और यहां से निकलते हैं हार्मोन। दो नाम बता दो। एक निकलता है रेनिन, काम, ये रेगुलेट करता है जीएफआर को, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा करके जीएफआर बढ़ा देता है, तो इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और मेंटेन करेगा जीएफआर। ये पहले से पता है। नया हार्मोन इरिथ्रोजेनिन, या इरिथ्रो पोइटिन। इरिथ्रो का मतलब आरबीसी और जेनिन का मतलब बनाना। तो जो आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करे उसका नाम यही रखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन, या इसी का दूसरा नाम एरिथ्रोपोइसिस है। तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, एरिथ्रोपोइसिस को। असली हम लोगों को पढ़ना है हार्मोन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो तीसरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको GIT कहते हैं। खास बात जानते हो क्या है, हम लोगों की एलिमेंट्री कैनाल पर ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल यहां वहां फैले रहते हैं। जैसे कुछ स्टमक पे मिलेंगे, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन पर मिलेंगे। जब ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल यहां वहां फैले हों तो उसको डिफ्यूज्ड कहते हैं ना। तो यहां क्या होता है, एंडोक्राइन सेल डिस्पर्स या डिफ्यूज इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और यही प्रोड्यूस करेंगे 4 मेन हार्मोन। इसका मतलब हार्मोन बहुत सारे हैं, 4 के नाम याद रखना है। एक का नाम गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कालीसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन, या पेप्टाइड भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको GIP और इसको CCK कहते हैं। हमको चारों हार्मोन का फंक्शन पढ़ना है। इस बार क्वेश्चन भी एक आया था, उसमें इन्वॉल्व थे। सबने लिख लिया है।
लिखेंगे नहीं, केवल देखेंगे। देखें क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये बक्कल कैविटी है, फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक। इस पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पर ध्यान से देखेंगे तो कुछ एंडोक्राइन सेल स्टमक की दीवार में मिलेंगी, कुछ एंडोक्राइन सेल स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में मिलेंगी, और ये सब हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? एक स्ट्रक्चर यहां पाया जाएगा जिसका नाम लिवर है, और जिसमें गॉल ब्लैडर होगा, और ये आके यहां खुलता है। एक स्ट्रक्चर और पाया जाएगा, पैंक्रियाज, सिंबॉलिक डायग्राम है। तो ये है लिवर, ये है पैंक्रियाज, ये है स्टमक, और ये पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल। स्थिति ये होती है कि जो स्टमक है यहां पर पाई जाती है जी सेल, यहीं से हार्मोन निकलता है गैस्ट्रिन। जी सेल कहां है? तो कहोगे स्टमक की म्यूकोसा पर है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा गैस्ट्रिन हार्मोन कहां से निकला, तो कहोगे स्टमक की म्यूकोसा से निकला। और निकल के काम कहां करता है? तो यहां जो ग्लैंड पाई जाती हैं इनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये यहीं पर काम करता है। तो स्टमक से निकलेगा, स्टमक में ही काम करेगा। वो काम क्या करेगा? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से कहेगा कि आप HCl और पेप्सिनोजेन का सेक्रेशन कराओ, बात खत्म। तो जब फूड यहां होता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है HCl और पेप्सिनोजेन, किसके कहने पर? गैस्ट्रिन हार्मोन के कहने पर। और वो कहां से निकला? जी सेल। वो कहां है? स्टमक की म्यूकोसा। तो इसका मतलब वहीं से निकला, वहीं काम किया। थोड़ी देर बाद फूड यहां पहुंचेगा। तो जब फूड डिओडिनम में पहुंचेगा तो डिओडिनम की म्यूकोसा से हार्मोन निकलेगा। कौन सा? सीक्रीटिन। निकला कहां? डिओडिनम की म्यूकोसा। और काम कहां करेगा? तो ये पैंक्रियाज पे काम करेगा। तो कहां काम करेगा? तो कहोगे एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। और इसे कहेगा कि आप सिक्रीशन कर दीजिए वाटर और बाइकार्बोनेट आयन। वाटर और बाइकार्बोनेट आयन कौन निकलवाएगा? तो आंसर देंगे एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। ये बाइकार्बोनेट क्यों निकलवाए हैं? क्योंकि यहां से फूड जब यहां आता है तो उसमें एसिड मिक्स होता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या चाहिए? बाइकार्बोनेट। कहां से निकल गया? पैंक्रियाज। उसके थोड़ी देर बाद इसी डिओडिनम की म्यूकोसा से ही निकलता है CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। और ये दो जगह काम करता है। ये लिवर पर, गॉल ब्लैडर पर काम करेगा, और इससे कहेगा कि आप निकाल दीजिए बाइल। तो ये बाइल का सिक्रीशन कराएगा। लेकिन यही CCK दौड़ा दौड़ा जाएगा और पैंक्रियाज पर भी काम करेगा। और यही पैंक्रियाज से क्या कहेगा? तो जब ये पैंक्रियाज पर जाएगा तो कहेगा निकालो पैंक्रियाटिक एंजाइम। तब तक फूड यहां पहुंच चुका है, थोड़ा फूड और आगे पहुंचेगा। तो जब फूड मान लेते यहां पहुंच गया है तो बताओ क्या इस दौरान HCl निकलना चाहिए? अब उसका कोई काम नहीं बचा है। तो इसी डिओडिनम की म्यूकोसा से फिर निकलेंगे GIP, और ये दौड़ के जाएंगे यहां
मतलब कहाँ काम करेंगे? स्टमक पर, और घटा देंगे, रिड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। तो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चीजें बनी है। हम खाना खाएंगे, फूड स्टमक में गिरेगा, जैसे फूड स्टमक में गिरेगा सबसे पहले सिक्रेटिन हार्मोन निकलेगा, और निकल के वहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड से कहेगा कि खाना आ चुका है, एचसीएल और पेप्सिनोजन निकालो। 3-4 घंटा वहां खाना रुकेगा, धीरे धीरे फूड आगे बढ़ेगा। तो जब फूड आगे डिओडिनम में पहुंचेगा तो डिओडिनम में सबसे पहले सिक्रेटिन हार्मोन निकाला जाएगा। वो दौड़ के जाके पैंक्रियास से कहेगा कि देखो फूड आ चुका है और उसमें एसिड बहुत है, तो क्या निकालो, बाइकार्बोनेट आयन निकालो, जिससे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो थोड़ी ही देर बाद कॉलिसिस्टोकाइनिन निकलेगा, 2 जगह काम करेगा। कहाँ? गाल ब्लैडर पर, और कहाँ? पैंक्रियाज पर। गाल ब्लैडर से कहेगा कि फूड आ चुका है, बाइल निकालो, और पैंक्रियाज से कहेगा कि फूड आ चुका है, पैंक्रियाटिक एंजाइम निकालो। तो पैंक्रियाज पर 2 हार्मोन काम कर रहे हैं, सिक्रेटिन भी काम कर रहा है और क्या, सीसीके भी काम कर रहा है। तब तक एक और हार्मोन निकलेगा जीआईपी, वो दौड़ के जाएगा स्टमक पे पास, कहेगा अब आपका काम खत्म हो चुका है, तो अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम कर दो, और गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी है वो भी क्या कर दो, कम कर दो। बनाओ। secreted from stomach mucosa, stimulate HCl and pepsinogen secretion। लिखते चले। सीक्रेटिन हार्मोन कहां से निकला? डिओडिनम से निकला। डिओडिनम की म्यूकोसा से निकला, और स्टिमुलेट किया एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। और क्या निकलवाया? वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। कालिसिस्टोकाइनिन ये भी कहां से निकला? डिओडिनम म्यूकोसा। और क्या करवाया? पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। और चौथा हार्मोन है जीआईपी। कहां से निकला? वहीं से, डिओडिनम म्यूकोसा।
इनहिबिट करेगा। गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। हाँ, ये एक स्पेशल पॉइंट। स्टिमुलेट करेगा एंडोक्राइन पैंक्रियाज और इंसुलिन का सेक्रीशन। चलो, कह रहा जैसा कि आप जानते हैं, नाउ यू नो अबाउट मतलब अब आप जानोगे। नाउ यू नो अबाउट मतलब अब आप जानेंगे कि जानते हैं? अब आप जानेंगे। चलो जानते हैं क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। हाउ एवर मेंशन अर्लियर, कह रहा पहले ही बता चुके हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं कुछ टिश्यू से जो कि क्या होते हैं, एंडोक्राइन नहीं होते। जैसे शुरू कर दिया, एट्रियल वाला फर्ट सिक्रीट है इंपॉर्टेंट पेप्टाइड। ये बार बार शब्द द्वारा परेशान ना होना। नाम एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो घटाएगा क्या, ब्लड प्रेशर। निकलेगा कब? तो जब ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ा होगा, तो एनएफ निकलेगा और क्या करा देगा, डायलेशन, और उससे बीपी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। पुरानी कहानी है। जेजी सेल का फुल फॉर्म जस्टाग्लुनर सेल। यहां से भी फिर लिखा है पेप्टाइड हार्मोन। इतनी बार पेप्टाइड हार्मोन लिखा है, इकट्ठा कर देंगे अभी। ये नाम इरिथ्रोपोइटिन काम स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन, और उसी को कहते क्या है, इरिथ्रोपोइसिस। एंडोक्राइन सेल कहां प्रेजेंट है, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहां से 4 मेजर, फिर देखो लिखा है क्या, पेप्टाइड हार्मोन। नाम तो गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी। गैस्ट्रिन कहां काम करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, और क्या निकलवाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, और क्या, पेप्सिनोजेन। खत्म। सिक्रीटिन कहां काम करेगा, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पर, और क्या निकलवाएगा, वाटर एंड बाइकार्बोनेट। सीसीके कहां काम करेगा, 2 जगह, पैंक्रियाज। बताओ एक्सोक्राइन की एंडोक्राइन? ये भी एक्सोक्राइन, लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है। और कहां, गॉलब्लैडर, और दोनों जगह निकलवाएगा। पैंक्रियाज से निकलवाएगा पैंक्रियाटिक एंजाइम, और गॉलब्लैडर से निकलवाएगा बाइल जूस। जीआईपी इनहिबिट करेगा क्या, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी। बहुत सारे अदर ना, हाँ ये एक पॉइंट लिख लो, जरा लिख लो बेटा, ग्रोथ फैक्टर, साइड में लिख लो ग्रोथ फैक्टर। कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं, वहां से भी हार्मोन निकलेंगे। मतलब एंडोक्राइन से तो निकलते हैं, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से भी हार्मोन निकलते हैं, उसका नाम ग्रोथ फैक्टर है। जरूरी क्यों है देखो, तो ये नॉर्मल ग्रोथ कराएगा, रिपेयर कराएगा, और क्या, रीजनरेशन। तो एक लाइन हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिए। लिखिए ग्रोथ फैक्टर, उसके सामने एरो करके लिखिए, सिक्रीटेड फ्रॉम नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू एंड स्टिमुलेट, क्या कराएगा, स्टिमुलेट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड रिपेयर कामा रीजनरेशन। रिपेयर कामा रीजनरेशन। लास्ट हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। लेकिन अभी हेडिंग न डालिएगा, इसी हेडिंग में ये पैराग्राफ दिया, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। तो इस हेडिंग को डालने से पहले डालिए केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन।
केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। एक है प्रोटीन हार्मोन, एक है स्टीरॉयड हार्मोन, एक है कैटाकोलामाइन और एक है आइडोथायरोनिन। तो पहले तो 4 नाम याद रखिएगा। इस सभी हार्मोन का मतलब क्या है? तो ऐसा कोई भी हार्मोन जिसको प्रोटीन हार्मोन कहते हैं उसी का दूसरा नाम पेप्टाइड हार्मोन, और बहुत बार लिखा मिला है। ऐसा कोई भी हार्मोन जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हो, मतलब ढेर सारे अमीनो एसिड से बना हो, उसका नाम पेप्टाइड हार्मोन होता है। कितने हैं एग्जाम्पल? तो देखो, सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन, सारे पिट्यूटरी के हार्मोन, इवन पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, थाइमोसिन थाइमस का हार्मोन, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, इंसुलिन ग्लूकागान पैंक्रियाज, एएनएफ रेनिन इरेथ्रोपोइटिन गैस्ट्रिन सिक्रेटिन सीसीके और जीआईबी, और जितने याद है वो भी यहाँ लिख लेना, ठीक है। ये सब के सब पेप्टाइड हार्मोन है। तो बार बार पेप्टाइड नहीं याद करना, इकट्ठा याद कर लेना कौन कौन पेप्टाइड है। अब सवाल दूसरा है, स्टीरॉयड हार्मोन कौन है? तो ऐसा कोई भी हार्मोन जो बना होता है किससे? कोलेस्टेरॉल से। और कोलेस्ट्रॉल से सिर्फ 2 हार्मोन हैं, एड्रिनल कार्टेक्स का हार्मोन और सेक्स हार्मोन। अब जब हम बोल दिए एड्रिनल कार्टेक्स तो अंदर 3 हैं, कौन से? कार्टिसाल हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन और एड्रिनल एंड्रोजन या एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड हार्मोन। और सेक्स हार्मोन बोल दिए तो फिर 3 हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन या इसी का दूसरा नाम है एस्ट्राडियल और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये नहीं भूलना है। स्टीरॉयड में कौन से हैं? सिर्फ 2 हार्मोन, कौन से? एड्रिनल कार्टेक्स और सेक्स हार्मोन। फिर आता है कैटाकोलामाइन। ऐसा कोई भी अमीनो एसिड जो ऐसा कोई भी हार्मोन जो अमीनो एसिड से बने, तो जैसे अमीनो एसिड से बनेगा उसका नाम क्या रखोगे? कैटाकोला। यहाँ सिर्फ भी 2 हार्मोन हैं, एक कौन सा है? एड्रिनलिन, और एक कौन सा? मेलेटोनिन। एड्रिनलिन हार्मोन बनता है टायरोसिन से और मेलेटोनिन हार्मोन बनता है ट्रिप्टोफान से। ये दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। ट्रिप्टोफान हार्मोन से, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से कौन सा हार्मोन बनता है? तो ट्रिप्टोफान से बनता है मेलेटोनिन। तो टायरोसिन से कौन बनता है? एड्रिनलिन। तो सिर्फ ये 2 और याद रखिए, और इसके तो नाम ही से याद रखेगा। आइडोथायरोनिन वो जो कहां से बने? आइडोनिन और टायरोसिन से। एग्जाम्पल कौन सा? थायरोसिन। तो याद सिर्फ इतना रखना है बस। स्टीरॉयड हार्मोन के 2 एग्जाम्पल याद रखना है, कैटाकोलामाइन के 2 एग्जाम्पल याद रखना है, और आइडोथायरोनिन तो याद ही नहीं है, अपने आप याद है। तो याद सिर्फ इतना है आपको बस। जो याद ना आए उसका नाम कहां रख दोगे? पेप्टाइड नहीं याद रखना है, याद सिर्फ 2 रखने हैं, कौन से? स्टीरॉयड हार्मोन और कैटाकोलामाइन। और आइडोथायरोनिन तो याद ही है कि वो थायरोक्सिन है। इसके बाद जो याद ना आए वो किस में रख दोगे? तो अगर कोई हार्मोन समझ में ना आए कि ये कौन सा हार्मोन है, तो ये जान लेना कि वो कौन सा है? पेप्टाइड। अब बताओ पेप्टाइड हार्मोन के नाम। तो जो याद ना आए वो कौन सा? पेप्टाइड हार्मोन। बताओ। एडीएच, ऑक्सीटोसिन, जीएनआरएच, सोमैटोस्टैटिन, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, जीएनआरएच, टीएसएच, एसीटीएच, जीएच, इंसुलिन ग्लूकागान, टीसीटी, एफ वो पीटीएच, गैस्ट्रिन सिक्रेटिन, एएनएफ इरिथ्रोपोइटिन। जो याद ना आए वो सब पेप्टाइड। स्टीरॉयड कौन से? सिर्फ 2 नाम। कौन से 2 नाम? एक याद रखिएगा एड्रिनल कार्टेक्स, और एक कौन सा? सेक्स हार्मोन। किस में जाएंगे? स्टीरॉयड में।
और दो उसमें याद रखिएगा, कौन से, एड्रेनालिन और मेलेटोनिन। बाकी जो याद ना आए वो पेप्टाइड। क्लियर है? अब हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन में कुछ नहीं बचा है। अरे हो जाएगा, हमको पता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, लिखिएगा नहीं, यहां से क्या निकलेगा, हार्मोन कहां जाएगा, ब्लड में चला गया। ये ब्लड में हार्मोन है, ब्लड में पूरी बॉडी में चक्कर लगाएगा, फिर कहां जाएगा। तो हार्मोन को अपना टारगेट आर्गन ढूंढना होता है। जैसे पिट्यूटरी से निकला एलएच और काम करना है ओरी, कहां पिट्यूटरी है और कहां ओरी है, कैसे ढूंढेगा। तो एक एक आर्गन के पास जाएगा, पूछेगा तुम ओरी हो, कहेंगे हाँ ठीक है यही काम करेंगे। तुम ओरी नहीं हो, जाओ, ऐसा तो करेगा नहीं। अब अच्छा ये बताओ, क्या एफएसएच या एलएच की आंखें हैं कि देख लेंगे कि हाँ ये गोल गोल है, ये ओरी है, चलो यही काम करते हैं, ऐसा भी तो नहीं होगा। तो काम कैसे करेंगे, तो पूरी बॉडी में चक्कर लगाएंगे और सिर्फ एक चीज ढूंढते हैं, अपना रिसेप्टर। प्रत्येक हार्मोन का अपना एक रिसेप्टर होता है, वो सिर्फ उस रिसेप्टर को ढूंढता है। जहां रिसेप्टर मिला वही काम किया। तो हार्मोन पहुंचेगा, जैसे मान लो ये हार्मोन है, ये यहां से निकलेगा और निकल के जाएगा अपने टारगेट पर। ये मान लेते हैं टारगेट सेल है, तो टारगेट सेल पर इसका रिसेप्टर मिलेगा। कहां रिसेप्टर मिलेगा, तो देखो भाई किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर 3 जगह है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, अभी लिखो नहीं, सुन लो, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये जो हार्मोन है, जो टारगेट हार्मोन है, उसको जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये हार्मोन है, अब ये कैसे, कहां रिसेप्टर इसका मिलेगा, तो इसके 3 जगह रिसेप्टर मिलने की संभावना है। या तो रिसेप्टर कहां मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन पर, या तो रिसेप्टर कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में, और या तो कहां रिसेप्टर मिलेगा, न्यूक्लियस। 3 ही जगह हार्मोन के रिसेप्टर मिलेंगे। अगर हार्मोन का रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर मिला तो इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। और अगर साइटोप्लाज्म में मिला तो कहेंगे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। और अगर न्यूक्लियस में मिला तो कहेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये दोनों रिसेप्टर सेल के अंदर हैं, तो इनको क्या कह सकते हो, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो पहला सवाल यह है कि टारगेट सेल पर क्या पाया जाएगा, तो कहोगे हार्मोन का रिसेप्टर पाया जाएगा, जो कि वास्तव में एक विशेष स्पेसिफिक प्रोटीन है। अब वो प्रोटीन यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, तो हार्मोन अपने रिसेप्टर को ढूंढेगा। तो रिसेप्टर को ढूंढेगा कैसे, तो या तो जाकर के अपने इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, या तो जाकर के यहां बाइंड करेगा, या तो जाकर के यहां बाइंड करेगा, और या तो जाकर के यहां बाइंड करेगा। अब सवाल यह है कि हार्मोन किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा।
तो ध्यान से सुनिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई भी हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएगा, उसका रिसेप्टर कहां मिलेगा? तो उसका सेल मेम्ब्रेन पर मिलेगा, और जो सेल मेम्ब्रेन पार कर लेगा उसका अंदर मिलेगा। तो असली सवाल ये है कि कौन कौन से हार्मोन हैं जिनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर मिलेगा, और कौन कौन से हार्मोन हैं जिनका रिसेप्टर अंदर मिलेगा। तो कैसे याद रखोगे? तो इसका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई भी हार्मोन जो वाटर सॉल्युबल होगा, वो लिपिड में डिजॉल्व नहीं होगा। और मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की। लिखो नहीं बेटा, सुन लो, लिखने का टेंशन ना करो। फिर से सुनते हैं। ऐसा कोई भी हार्मोन जो वाटर सॉल्युबल होगा, वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होगा। और मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। तो क्या वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बताओ उनका रिसेप्टर कहां होगा? कहां होगा? सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से हार्मोन वाटर सॉल्युबल हैं, तो आप तुरंत बता दोगे कि उन सब के रिसेप्टर कहां मिलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो हम बता रहे हैं सिर्फ दो हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और एड्रीनलिन। प्रोटीन हार्मोन और एड्रीनलिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो सेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो उनके रिसेप्टर कहां मिलेंगे? सरफेस पे मिलेंगे। अच्छा, स्टीरॉयड हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन पार कर सकते हैं। तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन पार कर सकते हैं, तो रिसेप्टर कहां मिलेंगे? तो तुरंत कहोगे सेल के अंदर मिलेंगे। तो जरा आराम से बताएं, कौन कौन से हार्मोन हैं जिनके रिसेप्टर सरफेस पर मिलेंगे, और कौन कौन से हार्मोन हैं जिनके रिसेप्टर अंदर मिलेंगे? तो कहोगे प्रोटीन हार्मोन और एड्रेनालिन सरफेस पर मिलेंगे, स्टीरॉयड हार्मोन और थायरॉक्सिन के अंदर मिलेंगे। क्योंकि प्रोटीन हार्मोन और एड्रेनालिन सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं करेंगे। तो बताओ कौन कौन से हार्मोन अंदर नहीं जाएंगे? हैं? प्रोटीन हार्मोन और एड्रेनालिन। और कौन अंदर जाएगा? स्टीरॉयड हार्मोन और थायरॉक्सिन। चाहे अंदर जाएं चाहे अंदर ना जाएं, टारगेट क्या है? रिसेप्टर से बाइंड करना। तो जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तभी तो काम करेगा। एक क्वेश्चन आया था कि अगर सेल की सरफेस से रिसेप्टर को हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या हार्मोन काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर से सुन लेते हैं, इसको बनाइएगा आराम से। किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन ब्लड में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में चक्कर लगाएगा, फिर अपना टारगेट ढूंढेगा। उसका टारगेट कैसे मिलेगा? तो टारगेट के पास पाया जाता है स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर। वो रिसेप्टर तीन जगह हो सकता है। सेल के मेम्ब्रेन पर, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर कहोगे, या नाइट्रोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कहोगे, या कहां? या न्यूक्लियस में, तो हम कहेंगे क्या? न्यूक्लियर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन का रिसेप्टर अंदर होगा कि बाहर होगा, यह सिर्फ इस बात पर तय होगा कि हार्मोन अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जो नहीं जाएंगे उनका रिसेप्टर सरफेस पर मिलेगा, और जो अंदर जाएंगे उनका अंदर मिलेगा। किनका किनका बाहर मिलेगा? प्रोटीन हार्मोन और एड्रीनलिन। और किनका किनका अंदर मिलेगा? स्टीरॉयड हार्मोन और थायरॉक्सिन। इसमें से जो थायरॉक्सिन है उसका ये रिसेप्टर है, और जो स्टीरॉयड है उसका ये रिसेप्टर है। तो ये किसके किसके रिसेप्टर हैं? प्रोटीन और एड्रीनलिन। हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और तभी वो काम करेगा। ये बना लीजिए, 3 लाइनें लिखनी है, बस इतने पढ़ाएंगे। स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन और मैकेनिज्म ऑफ स्टीरॉयड 5-5 मिनट के हैं केवल, वो अगले लेक्चर पर पढ़ा लेंगे। तो ये माने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है। अगले लेक्चर से प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे।
हम लिख देते हैं, आप लिख लो। नहीं, बोल के नहीं, गलत हो जाएगा। हार्मोन काम करते हैं एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक टारगेट। कैसे? बाइंड टू a specific hormone receptor on target। अब सवाल ये है कि हार्मोन रिसेप्टर किसका कहां होगा? तो दो चीजों का, प्रोटीन हार्मोन एंड एड्रीनलिन। क्या होगा? कौन से? मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन से क्यों बाउंड किए? क्योंकि बुढ़ाऊ है। अच्छा, लिखा है डू नॉट इंटर इनसाइड सेल। सेल के अंदर नहीं जाते हैं, इस नाते सरफेस के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। और स्टेरॉयड हार्मोन और थायरॉक्सिन इनका हाल क्या है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्यों? ये इंटर कर जाएंगे इनसाइड सेल। क्यों? क्रॉस कर जाएंगे किसको? सेल मेम्ब्रेन। और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में मेनली कौन से होते हैं? न्यूक्लियर। बस इतना लिख लीजिए। 10-15 मिनट, आधे घंटे का जो बचा है तो हम लोग अगले लेक्चर पर कंप्लीट कर लेंगे। उसी दिन हम लोग नई यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे और उसका भी इम्पोर्टेंट जो पहला पार्ट है जिसमें एक्सपेरिमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर की बुकलेट कल सुबह ले लीजिएगा या आज शाम को ले लीजिएगा।